हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सेंट्रल बैंक। हम लोग सब जानते हैं हमारा सेंट्रल बैंक कौन है। हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर टोटली बात की जाए सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक है क्या? तो देखो, सेंट्रल बैंक इज द चीफ मॉनिटरी पावर ऑफ एनी कंट्री। In other word, it is the apex body of banking institutions और financial institution। बात ये कही जाए इस तरीके से कि जो सबके सर्व करता, मतलब सबके ऊपर सब कुछ लेकर के चलने वाली जो मॉनेटरी रिलेटेड पॉलिसीज है वो बनाने वाली होती है एक सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये एपेक्स बॉडी क्यों है। उसके बाद ये मॉनेटरी रिलेटेड, मतलब जो लेंडिंग मार्केट है और मॉनेटरी रिलेटेड जो पॉलिसीज है उसको वो फॉर्मुलेट करती है, रेगुलेट करती है, कस्टडियन रखती है। मतलब हर एक चीज, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो मॉनेटरी डिसीजन जो टेक करना पड़ता है, इसके अंडर में ही सारे कमर्शियल बैंक्स है, याद रखना। तो छोटा से छोटा बात भी इसे अपने जहन में रखना पड़ता है, मतलब उसकी सुपरविजन करनी बहुत जरूरी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाता है एक अपेक्स बॉडी ऑफ एनी कंट्री रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस। समझ रहे हो बात? अब बात करते हैं कि ये सिर्फ ऐसा काम नहीं है कि ये सिर्फ कस्टडियन रखती है। देखो, ये गवर्नमेंट का फिलोसोफर है, ये फ्रेंड के रूप में उसे अच्छे अच्छे सजेशंस देती है मॉनेटरी रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल बैंक जो है ना वो एक मेन काम, मतलब बोलते हैं जो कि कोर फैसिलिटी, जो कोर फंक्शन पूरा करती है एक कंट्री को लेकर। ठीक है, तो हम अगर बात कर लेते हैं कि हम लोग कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बहुत पहले से चल रही थी, बट उसे नेशनलाइज किया गया 1 अप्रैल 1935 को। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है नेशनलाइज कब किया गया। तो 1 अप्रैल 1935 को हमारा जो बैंक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसे नेशनलाइज कर दिया गया। तो डेफिनेशन क्या है सेंट्रल बैंक की? देखो, इट इज द प्रिंसिपल बैंकिंग एंड मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री विच हैज द मोनोपोली टू इशू नोट्स। बिल्कुल सही बात है। वो अगर प्रिंसिपल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो मॉनेटरी पावर, उसके पास एक मोनोपोली पावर है कि इशू कर सके नोट्स को। ठीक है, और हम लोग हमेशा जानते हैं हमारे नोट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर? अब ये जो सेंट्रल बैंक है भाई, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही है किसी भी देश के मॉनेटरी डिसीजंस को एडवाइज करने के लिए। अल्टीमेटली लेना तो है गवर्नमेंट को, ठीक है, लेकिन वो एडवाइस करने का तो काम चलता है ना। तो इतने सारे फंक्शन, इतने सारे जो काम करती है, तो सेंट्रल बैंक का भी तो कुछ फंक्शंस बनता है। तो आओ अब हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, सबसे पहला बैंक ऑफ नोट इशू और करेंसी अथॉरिटी। सबसे पहला काम यही है ना कि नोट इशू कौन करती है? नोट इशू तो हमारा सेंट्रल बैंक ही करता है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। देखो, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी एज इट एंजॉयज द मोनोपोली राइट टू द इशू करेंसी नोट्स। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जो हमारा 1 रुपए का जो कॉइन है और 1 रुपए का पहले चलता था नोट्स, 1 रुपए के नोट्स जो चलते थे, वो सेंट्रल बैंक कभी इशू नहीं करती, उसे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही करती है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ही करती है। ठीक है, बाकी सारा नोट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करती है। एम आई क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो क्या बताया गया, हमारा पैसा कौन रखता है? हमारा पैसा सर कॉमर्शियल बैंक रखता है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक हमारा पैसा रखती है। बट गवर्नमेंट का भी तो पैसा है, तो गवर्नमेंट का पैसा भी कौन रखती है? बैंक टू द गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल बैंक रखती है, इसीलिए इसका नाम है बैंक टू द गवर्नमेंट। क्या है? सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर। देख लो, एज अ बैंकर के रूप में काम करती है। हमारा पैसा अगर कमर्शियल बैंक रखती है, तो कमर्शियल बैंक का पैसा, मतलब उसको रेगुलेट करती है। और गवर्नमेंट का भी जो पैसा है, जो भी पैसे आते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जितने भी सोर्सेस है, उसके कस्टडियन को, मतलब उसको डिपॉजिट रखती है
हमारा सेंट्रल बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं एज अ फिस्कल एजेंट। फिस्कल एजेंट का मतलब क्या है? देखो हमारे जो रेवेन्यूज है, जैसे टैक्स कलेक्ट करके आते हैं और अदर इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब जितने सारे कलेक्शन है, जितने सारे रेवेन्यूज है, ठीक है, जितने सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं इन फ्यूचर में, तो वो सारा काम भी वो एज अ फिस्कल एजेंट वो ही करती है। कौन? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बिल्कुल सही बात है। देखो फाइनेंशियल एडवाइजर, जैसे हम लोग जाते हैं ना, मतलब जो जो टैक्स भरते हैं उनको फाइनेंशियल एडवाइजर से मीट करना पड़ता है, बहुत सारे होते हैं टैक्स सेविंग के उपाय, तो उस तरीके से एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक ही एडवाइस करती है। इसलिए देखो ये एक फंक्शन फाइनेंशियल एडवाइजर का भी लेती है। ठीक है, तो ये बैंकर टू द गवर्नमेंट में ये सारे फंक्शंस चले आते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो है बैंकर्स बैंक। देखो बैंकर्स बैंक, हम लोगों ने कमर्शियल बैंक के बारे में जब पढ़ा था तो हम लोग जानते थे कि कमर्शियल बैंक को कुछ एलआरआर रखना पड़ता है बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल बैंक। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ऑर्डर देती है कि भाई एलआरआर रखो हमारे पास एज अ कस्टोडियन। ठीक है, उसे सिक्योरिटी के रूप में रखो कि इन फ्यूचर वो काम आए, क्योंकि वो अल्टीमेटली बेनिफिट देती है कस्टमर को। ठीक है, तो किस तरीके से देखो ये फंक्शन लेती है, एक्ट एज अ कंडक्टर एंड अ लीडर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। ऑफ अ कंट्री, एक्ट एज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द कमर्शियल बैंक। वो गाइड करती है ना, तो ये इस तरीके से फंक्शन को पूरा करती है बैंकर्स बैंक के रूप में। मतलब बैंक का भी बैंकर है ये। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, लेंडर टू द लास्ट रिजल्ट। लेंडर का मतलब क्या है? मतलब अल्टीमेटली वो उधार तुमको देगा। ठीक है, कब? लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? अगर तुम्हें जरूरत पड़े, मतलब फाइनेंशियल नीड्स है तुम्हारा और इमरजेंसी कंडीशन है, तो ये हमारा तुम्हारा, हमें तुम्हें तो देगी नहीं, ये किसे देगी? ये कमर्शियल बैंक को देगी। ठीक है, गवर्नमेंट को भी देती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो अंडर सर्टेन ऑब्लिगेशन इट प्रोवाइड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक एज एंड व्हेन दे नीड फाइनेंशियल हेल्प। सर्टेन ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन का मतलब है भाई फोकट में तुमको कुछ नहीं देगी सेंट्रल बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक कुछ नहीं देगी, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन को पूरा करती है अगर फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है कमर्शियल बैंक को तब। नेक्स्ट बात करते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है? देखो क्योंकि ये कुछ ना कुछ सीआरआर अपने पास रखती है कमर्शियल बैंक का, तो अब मान लो कुछ भी ट्रांजैक्शन, मान लो कोई भी क्लेम होगा, अगर सारे बैंक का कुछ ना कुछ अगर एक दूसरे में एडजस्टमेंट करना है क्लेम का, तो वो उसी सीआरआर से एडजस्ट कर देती है। मतलब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन को पूरा करती है अमॉन्ग कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक का। देखो क्लियरिंग हाउस फंक्शन वी मीन सेटलिंग द क्लेम्स ऑफ वेरियस बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर विथ लीस्ट यूज ऑफ कैश। खुद में खुद वो ऊपर वहां पे उस लेवल में जाकर के वो खुद ब खुद जो भी क्लेम होगा एक दूसरे बैंक का अगेंस्ट ईच अदर वो सेटल कर देगी। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये क्या है? देखो द फंक्शन हेल्प्स द सेंट्रल बैंक टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड टू मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? देखो जो हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बात होती है ना, तो उसमें एक ये एक अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब उसमें कितना तुमने पेमेंट किया, कितना आया, वो सबका रिकॉर्ड होता है। हम लोग आगे चल करके नेक्स्ट चैप्टर में इसे पढ़ेंगे। तो ये टोटली होता है फॉरेन एक्सचेंज के साथ, समझना ध्यान से। तो फॉरेन एक्सचेंज एक रेट पे काम करती है। जैसे पता चलता है ना तुम लोगों को कि इंडियन मनी का जो वैल्यू है वो कभी घटते बढ़ती रहती है इन टर्म ऑफ डॉलर के हिसाब से, बोलो अलग अलग जो फॉरेन जो करेंसीज है उसके हिसाब से, तो ये कहीं ना कहीं यही अफेक्ट करती है। ठीक है, तो उसका भी कस्टडी कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब सेंट्रल बैंक किसी भी देश का, अगर बात करें अपने इंडिया की तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, देखो किसी भी इकोनॉमी में पैसा बढ़ना, मतलब इन्फ्लेशन की बात करो और डिफ्लेशन की बात करो, कभी कभी जनरली देखा नहीं जाता है, इन्फ्लेशन ही देखा जाता है, तो इसका टोटली इफेक्ट, मतलब ये जो टोटली होता है ये क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी के हिसाब से होता है।
तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी में अगर पैसा बढ़ाना है या इकोनॉमी से पैसा निकालना है, अगर ज्यादा पैसा हो गया तो ये टोटली डिपेंड अपॉन द सेंट्रल बैंक, ठीक है, किसी भी देश का। तो क्या है देखो, बाय कंट्रोल ऑफ क्रेडिट वी मीन एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, एंड कंट्रैक्शन मतलब घटना ऑफ क्रेडिट एज पर द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी को जरूरत है ज्यादा पैसे की, दिख रहा है कि पैसा नहीं है इकोनॉमी में, वो किसी ना किसी, आगे चल करके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो बहुत सारे मीजर्स लगाती है पैसा ले जाने को, ठीक है। उसके बाद अगर पैसा ज्यादा है इकोनॉमी में तो उसे लेना किस तरीके से, मतलब वहां से विड्रॉ कैसे करना है, तो उसे उसका भी तरीका है सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो अब इतना काम कर रही है भाई, कॉमन सी बात है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने, उसको डेवलप करने में मदद कौन कर रहा है? सीधा सा बात है सर, सेंट्रल बैंक। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो देखो, it provides suitable finance required for the economic development of a country and for the success of economic planning। इकोनॉमिक प्लानिंग हमारा जो 5 ईयर प्लान होते रहता है, तो ये कहीं ना कहीं एक तो एडवाइजर के हिसाब से भी काम देती है, ठीक है। दूसरा, अगर जरूरत पड़ जाए इकोनॉमी को पैसे की, तो वो भी प्रोवाइड करती है। अल्टीमेटली डेवलपमेंट किसका होना है? हमारा तुम्हारा, मतलब इकोनॉमी का ही डेवलपमेंट होना है। तो ये है हमारा फंक्शन ऑफ कमर्शियल, सॉरी, सेंट्रल बैंक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक एंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।